Student, good afternoon. Today we will going to discuss next topic in unit current electricity is effect of temperature on resistance and resistivity. कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। तो जैसे कि हम थोड़ा सा तो डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। As we increase the temperature, resistance and resistivity both are increase. तो आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्स इसमें कि रेजिस्टेंस के ऊपर मींस कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि हमने ये लास्ट में डिस्कस किया था कि जो आर है वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए के इक्वल आया था। फॉर ए कंडक्टर, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक गिवन कंडक्टर है। गिवन कंडक्टर मींस उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो फिक्स है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और ई हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो आर को हम ये लिख देंगे कि आर है वो ओनली डिपेंड कर रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सेम हमारे पास रेजिस्टिविटी का था। तो जैसे कि हम एक को एक के बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे, बिल्कुल सेम हमारे पास रेजिस्टिविटी का होगा। टॉपिक यहाँ पर दो बना रखे हैं इसके अलग अलग बुक में, लेकिन है आपके पास सेम ही टर्म। तो रो इज इक्वल टू उसके अंदर हमारे पास क्या आया था, एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ के इक्वल आया था। तो यहाँ से भी फॉर ए गिवन कंडक्टर के लिए मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से भी वही टर्म आई है और यहाँ से भी सेम है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जैसे कि ये हमने डिस्कस किया था कि रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अगर कंडक्टर की लेंथ को यूनिटी ले लिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिटी ले लिया जाए, तो आर है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, रेजिस्टिविटी के ऊपर हो जाता है। मीन्स रेजिस्टेंस है वो तो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अभी हम एक के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सिमिलरली हम किसका लिख देंगे फिर, रेजिस्टिविटी का लिख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखो आपके पास आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन टाउ के। तो यहाँ पहले हम बात करते हैं फॉर ए कंडक्टर की बात करते हैं। फॉर ए कंडक्टर मीन्स मेटल्स की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करेंगे, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स में देखो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो हमारे पास जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स ना के बराबर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो टाउ होता है वो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फ्रिक्वेंट कोलिजन हो जाता है। मीन्स पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कोलिजन से स्ट्राइक करने लग जाते हैं और रिलैक्सेशन जो टाइम है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है मीन्स फ्रिक्वेंट कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। तो यहाँ से हम ये कह देंगे, देखो एन के ऊपर तो ना के बराबर इफेक्ट है और टाउ है वो हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ इन दोनों से क्या कह देंगे कि जो एन टाउ है ये डिक्रीज हो गया, इट मीन्स एन टाउ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट है नहीं और ये हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज। तो एन टाउ है वो डिक्रीज हो गया और एन टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फॉर मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब अगर इनके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, अभी भी आपको बताया था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों सेम ही है। यही सेम इफेक्ट रेजिस्टिविटी का होगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो ग्राफ है वो हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ही बनाएंगे, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही कंडक्टर की लेंथ और एरिया को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस है वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ग्राफ नहीं बना सकते कभी भी उसके ऊपर। ग्राफ है वो किसका बनाएंगे, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का बनाएंगे। और अभी आपको बताया कि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो मेटल्स के केस में हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, इस तरह से बनेगा आपके पास ग्राफ,
ये जो ग्राफ है वो हमारे पास किसका है, मेटल्स का। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन, जैसे पहले थोड़ी सी रेजिस्टिविटी है उसकी, इस तरह का ग्राफ बनता है। अगर आपके पास कोई भी मेटल दे दी, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कॉपर दे दिया, या आपके पास सिल्वर दे दिया, या एल्यूमिनियम दे दिया, कोई भी मेटल दे दी, और उसमें एक ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, और उनमें ये कह दिया कि रेजिस्टिविटी क्या मीन्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी का ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, कोई भी मेटल हो, हर एक मेटल का ग्राफ है वो इसी शेप का रहेगा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आर इंक्रीज। तो इस तरह का आपके पास ग्राफ रहेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो कंडक्टर की बात थी, अब हम बात कर रहे हैं किसके, सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं पहले, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। सेमीकंडक्टर, तो देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल से 9th यूनिट में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो कि होते हैं हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, आर्सेनिक है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन द मेटल्स एंड इंसुलेटर, उनको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक के अंदर डोपिंग करते हैं, केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ भी लिया होगा कि डोपिंग करते हैं, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ेंगे उसमें इस तरह के एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, कि जब टेम्परेचर है वो स्टार्टिंग में हम एट रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं होते। मीन्स यहाँ पर जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, देखो हमारे पास जैसे फॉर्मूले में क्या है कि रेजिस्टेंस है उसमें ये है, और रेजिस्टिविटी में भी बिल्कुल सेम है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमारे पास जो N है, नेचर ऑफ मटेरियल मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर इंक्रीज होते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अभी आपको बताया कि सारे इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड में होते हैं, ज्यादा डिटेल से हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। फिर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर होंगे तभी हमारे पास कंडक्टिविटी होती है उसकी। अगर यहाँ पर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो और कंडक्शन बैंड के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होता है इसमें कि ये देखो कंडक्टर के केस में तो नेचर ऑफ मेटेरियल के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कंडक्टर तो वही होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होते हैं, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नेचर ऑफ मटेरियल मींस नंबर डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है वो इंक्रीज होती है, और टाउ है ना, ये जो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है ये डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो N है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है और रिलैक्सेशन टाइम तो ना के बराबर डिक्रीज होता है। मींस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो ये इंक्रीज ही होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर नेचर ऑफ मटेरियल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर जो रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम इलास्ट बिफोर स्टार्टिंग द कोलिजन, तो वो जो टाइम है वो हमारे पास डिक्रीज होता है। और अगर इन प्रोडक्ट की बात करें तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज है, ये थोड़ा सा डिक्रीज होता है, तो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इंक्रीज ही होता है। और जब अगर ये इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज। तो वन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। और अभी आपको बताया कि जो ग्राफ है वो तो हम किसका बनाते हैं, ग्राफ में तो हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ही ग्राफ बनाते हैं। बिल्कुल सेम आपके पास इसके अंदर होगा रेजिस्टिविटी में भी, कि रेजिस्टिविटी में भी यही आएगा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दे रखा है तो उसका ग्राफ आप इस प्रकार से बनाओगे, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम, और काफी इंपोर्टेंट ग्राफ है, एक नंबर में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं कि जैसे आपको ये कह देंगे कि रेजिस्टिविटी टाइम ग्राफ है, सॉरी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ रिप्रेजेंट करो किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपके पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम,
आर्सेनिक की, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है उनका ग्राफ है वो इसी टाइप का आपके पास रहेगा कि इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास डिक्रीज होता है और ग्राफ है वो इस टाइप का रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम बात करते हैं अलॉय की, क्योंकि अलॉय में जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर कॉन्स्टेंटन आपके पास एक होता है, मैग्नीन, तो ये या एक यूरेका होता है। तो जो हम आगे पढ़ेंगे कि मीटर ब्रिज है और जो डिवाइस होते हैं पोटेंशियोमीटर होता है, उनके अंदर वायर है वो हम अलॉय की ही लेते हैं और अलॉय के लिए कॉन्स्टेंटन आपके पास मैग्नीन और जो यूरेका है इनकी लेते हैं, क्योंकि इनके लिए जैसे अभी हम बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की, कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेग्लिजिबल होता है, मीन्स इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर का। अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर का इनके ऊपर इफेक्ट पड़े तो गर्मियों में अलग वैल्यू आए, फिर सर्दियों में अलग वैल्यू आए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्हीं का ही यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके, अलॉय की। तो यहाँ हमारे पास अलॉय के लिए जब जो ग्राफ होता है अलॉय के लिए, अलॉय हमारे पास क्या होते हैं, पहले तो अलॉय होते हैं मिक्सचर होता है किसका, मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। तो अलॉय के केस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हमारे पास तो रेजिस्टिविटी है, देखो टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अभी फॉर्मूला वही रहेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टाउ कहते हैं, या हमारे पास जैसे रेजिस्टिविटी के केस में भी हम इस टाइप का कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वही अगेन रिलैक्सेशन टाइम है वो हमारे पास डिक्रीज होता है। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर तो यहाँ भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो रेजिस्टेंस है वो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है वो दोनों ही हमारे पास क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और जब दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं तो इनके बीच में जो ग्राफ है, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, जो टेम्परेचर का जो इंक्रीज तो होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीज होते हैं, मीन्स अलॉय है वो टेम्परेचर के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंड नहीं होते, क्योंकि देखो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर तो कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा, रिलैक्सेशन टाइम है उसके ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, काफी ज्यादा मेटल्स है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबकी अलग अलग होती है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है। तो यहाँ पर अलॉय के केस में क्या होता है कि अगर हम निक्रोम की बात कर लें, जैसे अलॉय में हम यूज करते हैं एक निक्रोम, तो निक्रोम का तो टेम्परेचर, निक्रोम है उसके ऊपर तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर हम जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर मैग्नीन की बात कर लें, मैग्नीन की बात अगर कर लेते हैं हम, या हमारे पास कॉन्स्टेंटन की बात कर लेते हैं, या हमारे पास है यूरेका की बात कर लेते हैं, तो यहाँ इनके ऊपर टेम्परेचर का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स इन केस ऑफ निक्रोम के अंदर तो ग्राफ है वो इस प्रकार का आता है, हमारे पास रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है वो इस टाइप से आता है कि इंक्रीज तो होती है वैल्यू लेकिन थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, देखो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। तो निक्रोम के केस में तो इस तरह का ग्राफ बनता है। लेकिन अगर हम मैग्नीन की बात कर लें तो मैग्नीन में जो हमारे पास ग्राफ है वो टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, ग्राफ है वो किस प्रकार का रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और यूरेका है, इनके ऊपर टेम्परेचर का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे कि हम आगे यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर जो वायर होती है वो इन्हीं सब्सटेंस की हम लेते हैं, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और यूरेका की, क्योंकि उनके ऊपर टेम्परेचर का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए गर्मियों में सर्दियों में सेम रीडिंग देती है, नहीं तो रीडिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट इन केस ऑफ मेटल्स, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेज और इन केस ऑफ अलॉय, इनकी हम बात कर रहे हैं अभी। अब अगर मान लीजिए इन्हीं के पे ही पूछा जाएगा आपसे, इंसुलेटर का इतना ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता है कि इंसुलेटर के ऊपर तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंसुलेटर है उनके अंदर तो कोई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, वो इंसुलेटर ही है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई वैल्यू आ जाए हमारे पास, तो फिर हम जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग में ये कह दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस इतना है, फिर टेम्परेचर को बढ़ाया, तो जैसे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, कितना बढ़ता है उसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो वैल्यू वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि फॉर मेटल्स के लिए ये वैल्यू आती है हमारे पास, रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है
लेकिन फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ? वैसे तो हमने फॉर्मूला ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत डेरिवेशन देखो इसका क्या है, किस टाइप से करोगे कि अगर देखो हमारे पास क्या है कि अगर रेजिस्टेंस है वो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो गया। अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस, थोड़े से टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया जाए, थोड़े से टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स यहां से हम ये कह देंगे ना कि डी आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो डिपेंड करेगा ना, इनिशियल वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड करेगा। एट टी इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, आर नॉट। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे +1 में आपने एक्सपेंशन पढ़े थे कि जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है, एक तो उसके ओरिजिनल के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा कितना चेंज हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस है वो उसकी इनिशियल वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। आर नोट हमारे पास क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद में हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो यहाँ इन दोनों से मिला के क्या कह देंगे कि डी आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आर नोट डी टी के। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहां पर हम यूज कर लेते हैं अल्फा। यहाँ अल्फा यहाँ नहीं लगाया क्योंकि दोनों सेम हो जाते, या फिर हम इस तरह से यूज कर लेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ पर हम कांस्टेंट ले लेते हैं अल्फा, और ये जो अल्फा है इसको हम कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, शायद आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। डी आर इज इक्वल टू कितना है, आर नोट अल्फा डी टी है। अब टोटल निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन में अभी आपको बताया कि इधर तो रेजिस्टेंस है, इधर टेम्परेचर है, कि स्टार्टिंग में एट 0 टेम्परेचर पे वैल्यू कितनी बताई, आर नोट। आफ्टर सम टाइम आफ्टर गिविंग सम टेम्परेचर तो वैल्यू कितनी है, आर। अब डी आर का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, आर। और यहाँ पर आर नोट अल्फा चेंज कौन हो रहा है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी। यहाँ देखो ये वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू आर नोट अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ ये वैल्यू कितनी आ गई, आर माइनस आर नोट इज इक्वल टू आर नोट अल्फा टी। आर इज इक्वल टू आर नोट उधर ले गए, आर नोट अल्फा टी। आर इज इक्वल टू आर नोट को कॉमन ले लिया, तो जैसे कि अभी आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर मेटल्स या फॉर कोई भी आपके पास मेटल्स है, सेमीकंडक्टर है या अलॉय है, हम तीन के बारे में डिस्कस करेंगे बस इसमें, कि मेटल्स है, अलॉय है और सेमीकंडक्टर, इनके बारे में पूछा जाता है। इंसुलेटर के बारे में भी है, लेकिन इंसुलेटर का कभी इस तरह से पूछा नहीं जाता। तो R इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, आर नोट 1 प्लस अल्फा टी आ गया। तो यहाँ भी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है हमारे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको देखो हम किस तरह से निकाल देंगे, यहीं से निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ये तो आगे सिंपल किया है। अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट डिवाइड बाई आर नोट इंटू टी। मीन्स अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, ये तो हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस के अंदर कितना इंक्रीज हुआ, डिवाइड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पहले कितना था उसके बाद में टेम्परेचर को कितना इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो एक नंबर के अंदर ये भी आ सकता है और काफी इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी काफी इंपोर्टेंट है। तो फॉर मेटल्स या फॉर एनी, जैसे मेटल्स है आपके पास, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या अलॉय है, तो उनके लिए जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं हम। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अभी हमारे पास किसके इक्वल है फॉर्मूला, आर माइनस आर नोट डिवाइड बाई आर नोट मल्टीप्लाई राइज इन टेम्परेचर, ये वैल्यू आई।
अब हम बात करते हैं फॉर मेटल्स के लिए, मींस फॉर कंडक्टर के लिए, कंडक्टर्स के लिए बात करते हैं या मेटल्स के लिए बात करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है फॉर मेटल्स के लिए पॉजिटिव होगी, क्योंकि अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, मींस ये वैल्यू है वो बढ़ती है इससे, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो फॉर मेटल्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये ध्यान से पढ़ लेना इस टॉपिक को। फॉर इंसुलेटर के लिए, या पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, क्योंकि इंसुलेटर का तो पूछा नहीं जाता इतना। फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज की अगर बात करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में अभी हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। यहाँ तो बिल्कुल साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ ये वैल्यू डिक्रीज हुई, और जब ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज्यादा है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अल्फा हमारे पास कैसा आएगा, नेगेटिव। ध्यान रखना आपको कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के लिए अल्फा है वो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव, और मेटल्स कंडक्टर के लिए अल्फा है वो हमारे पास कैसा आता है, पॉजिटिव। अब हम अलॉय की बात करते हैं, अलॉय जो कि मेन है हमारे पास, अलॉय, अलॉय जो मिक्सचर्स हो मेटल्स होता है। तो अभी हमने बात की थी कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो अलॉय के रेजिस्टेंस के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन जो पहले है बाद में भी वही वैल्यू है, तो इट मीन्स जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा है वो नियरली इक्वल टू 0 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये कहेंगे कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इन केस ऑफ अलॉय वो हमारे पास बहुत ही स्मॉल है, या हम ये कहेंगे इज क्लोज टू 0, कि ये 0 के बिल्कुल क्लोज है। और रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की, वो आपने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी है अलॉय की वो ज्यादा होती है, क्योंकि मेटल्स की और अलॉय की अगर रेजिस्टिविटी की रेंज की बात करें तो 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर से कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर होती है। मीन्स मेटल्स की इस रेंज में होती है और अलॉय की इस रेंज में होती है। तो अलॉय की रेजिस्टिविटी है वो तो मेटल्स से ज्यादा होती है, और रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो आपके पास, आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लेकिन इन केस अलॉय में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है वो क्लोज टू 0 आती है, मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो ज्यादा नहीं होता, टेम्परेचर का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर अगर आगे बता रहे आपको कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए, या हमारे पास जैसे कि पोटेंशियोमीटर के लिए, या आपके पास मीटर ब्रिज ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये मीन्स डिवाइस होते हैं, तो उनके अंदर जो वायर्स हम लेते हैं वो अलॉय की होती है। मीन्स हमारे पास किसकी होती है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज और यूरेका, इनकी हम बनाते हैं। इनकी बनाने के पीछे यही मेन रीजन है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसका इतना ज्यादा इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए ये हम लेते हैं। और यहाँ पर जो अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के ऊपर भी इतना, जो इंसुलेटर में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर के बराबर ही आती है लगभग, और इंसुलेटर की भी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है वो हमारे पास कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो ये था आज का टॉपिक हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बिल्कुल सेम आपके पास जैसे कि रेजिस्टेंस का है आपके पास, वही इफेक्ट किसका रहेगा, रेजिस्टिविटी का रहेगा। अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं तो अगर बिल्कुल सेम जैसे कि ये आया ना, वैसे ही सेम आपके पास किस में आएगा, सॉरी यहाँ पर हम रेजिस्टिविटी ले लेंगे बस, राइजिंग टेम्परेचर। अगर ये तो था आपके पास जैसे रूम टेम्परेचर की बात है, अगर मान लीजिए जैसे न्यूमेरिकल्स में आपके पास कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया कि पहले टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना है बाद में इतना हुआ, तो फिर आप कैसे निकालोगे। तो जैसे कि पहले आपके पास टेम्परेचर T1 है तो रेजिस्टेंस R1 है, उसके बाद में टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास बढ़ के कितना हो गया R2, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। पहले R1 है मल्टीप्लाई राइज इन टेम्परेचर, कितना राइज हुआ, पहले कितना था बाद में कितना किया, तो इस तरह का फॉर्मूला लगा देंगे। बिल्कुल सेम हम रेजिस्टिविटी का लगा देंगे, रेजिस्टिविटी के लिए यहाँ पर हम रो से रिप्रेजेंट कर लेंगे। बिल्कुल सेम है, कंफ्यूज मत होना कि कभी अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग से रिप्रेजेंट करो। जैसे रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस का इफेक्ट है, वैसे ही हमारे पास रेजिस्टिविटी का है। और ग्राफ तो हम किसके बनाते हैं, रेजिस्टिविटी के ही बनाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और लेंथ और एरिया चेंज होते हैं ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये ग्राफ ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का पूछा जाता है तो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट नहीं करना, क्योंकि
वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ग्राफ हमारे पास हमेशा जब भी पूछा जाएगा तो रेजिस्टिविटी का ही पूछा जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।